सो फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे इज एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। लास्ट में आपके, ठीक है, नोट्स में आपके जो दिए गए हैं वो लास्ट में है, तो ये मत सोचो कि ये टॉपिक कहाँ से आ गया। लेंदी टॉपिक है, पहले कर लेते हैं ना, लास्ट में लेंदी टॉपिक कवर करना मुश्किल हो जाता है। सो इसको आप जो है पेपर 3, जीएस पेपर 3 बायोटेक्नोलॉजी से भी रिलेट कर सकते हो, इकोनॉमी से रिलेट कर सकते हो, केमिकल इंडस्ट्री, या पेपर 1 फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, सिलेबस का पार्ट है आपका ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक ज्योग्राफी का, ठीक है, वहां से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। तो न्यूज़ ये है कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स वो मेजरली हम इंपोर्ट कर रहे थे। 43 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स जो है हम इंपोर्ट कर रहे थे, उसमें से अब हमारे मिनिस्टर ने न्यूज़ दी है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने, कि 29 आउट ऑफ 43 एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को जो है अब इंडिया खुद जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट करने लगा है। इंडिया हैज स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग 29 आउट ऑफ 43 क्रिटिकल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो ये न्यूज़ है। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के बारे में। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज दिस एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो है ये बेसिकली आप कह लीजिए कि मेन केमिकल जो होता है, या मेन कोर सब्सटेंस या रॉ मटेरियल कह लीजिए, जो यूज होता है टू प्रोड्यूस अ मेडिसिन। ठीक है, इसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का ही जो है मेडिकल इफेक्ट होता है, और वही जो है आपको डिजीज से क्योर करता है। थेरापेटिक जो इफेक्ट होता है वो इसी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट का ही होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे एसिटामाइनोफिन एक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। ये एक सॉल्ट है, ठीक है, या कंपाउंड कह लीजिए या केमिकल कह लीजिए, जो यूज होता है टू प्रोड्यूस विच मेडिसिन, पैरासीटामोल। ठीक है, तो इसको यूज करके आप पैरासीटामोल बना सकते हो, और उसको आप कोई भी ब्रांडिंग दे सकते हो, सिप्ला, रनबैक्सी, कोई भी उसको ब्रांडिंग अपनी दे सकती है। ठीक है, अगर आप डोलो देखोगे या सिप्ला की जो आती है निमोसलाइड, है ना, या फिर पैरासीटामोल एंड सो ऑन, उनमें सब में जो आप यही मेन सोर्स देखोगे, एसिटामाइनोफिन। समझे? उसके बाद जो है एक होता है बीपीआई, बाइल दिस बल्क प्रोसेस इंटरमीडिएट। ठीक है, ये जो हमने एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की बात की, वो तो बेसिकली एक केमिकल है दैट हैज बीन मेड थ्रू केमिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, और जो ये बुल्क प्रोसेस इंटरमीडिएट है वो बायो इंजीनियरिंग से बनता है, मतलब इट हैज बीन ड्राइव्ड बायोलॉजिकली। ये एक ऐसा एंटीबायोटिक, ठीक है, जो आपने बायोलॉजिकली ड्राइव किया, मतलब फ्रॉम एनी बैक्टीरिया। ठीक है, आपने उसके सेल्स से जो है कोई ऐसा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस किया जिसका आप यूज कर रहे हो टू क्योर द डिजीज। ठीक है, दैट विल बी नोन एज बुल्क प्रोसेस इंटरमीडिएट। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इंसुलिन, है ना, बायोलॉजिकली ड्राइव्ड होता है ना, केमिकल तो नहीं है वो, इट्स अ बायोलॉजिकली ड्राइव्ड। उसका हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं? डायबिटीज के लिए। ठीक है, या वैक्सीन भी एक तरह का जो है बल्क प्रोसेस इंटरमीडिएट ही है, क्योंकि वो भी बायोलॉजिकली ड्राइव होता है। ठीक है, तो केमिकली ड्राइव हुआ है तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, और अगर बायोलॉजिकली ड्राइव हुआ है तो बल्क प्रोसेस इंटरमीडिएट। ठीक है, तो आपसे पेपर में जो है बल्क प्रोसेस इंटरमीडिएट की भी जो है डेफिनेशन पूछ सकते हैं कि ये क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं ना, क्योंकि जब आप इस 3 वर्ड्स को पढ़ते हो, बुल्क प्रोसेस इंटरमीडिएट, तो दिमाग में क्या आता है कि कोई केमिकल सब्सटेंस जो इंटरमीडिएट है इन द प्रोडक्शन ऑफ अ मेडिसिन, उसको बल्क में प्रोड्यूस किया होगा, ह्यूज क्वांटिटी में प्रोड्यूस किया होगा। बट ये वर्ड पढ़ते हुए क्लियर आइडिया नहीं आता कि इट इज बेसिकली बायोलॉजिकली ड्राइव्ड, है ना, तो इसलिए इसकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं इन एग्जामिनेशन। क्लियर? उसके बाद जो है एपीआई इंडस्ट्री जो है वो बहुत बड़ी है, इट्स 1.2 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री ग्लोबली। 1.2 ट्रिलियन डॉलर कितना हो गया? लगभग 80 लाख करोड़, 80-90 लाख करोड़। इतनी बड़ी मार्केट है, मतलब आप इतना बल्क में प्रोडक्शन करो, उसको 80-90 लाख करोड़ का आप माल बेच सकते हो अगर आप में क्षमता है। ठीक,
उसके बाद जो है और सॉरी ये ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट है, उसमें से 1.2 ट्रिलियन में से 182 बिलियन डॉलर जो है एपीआई की मार्केट है, 182 बिलियन डॉलर। ठीक है, उसके बाद जो लगभग ये 10 एक लाख करोड़ की मार्केट बनती है। और जो इंडिया में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड 14 लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। और 3000 ड्रग कंपनीज एंड 10,500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में काम कर रही हैं। ठीक है, इंडिया में जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की मार्केट है वो 19 बिलियन डॉलर की है, लगभग 1,40,000 करोड़ की। ठीक है, और ये हर साल जो है 8% से बढ़ रही है, 8% से बढ़ रही है। बट बल्क जो है आज भी हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की क्या डिस्टिंक्ट एडवांटेजेस हैं, क्योंकि इंडिया को जो है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड के लिए दवाइयां कौन बना रहे हैं, इंडिया बना रहे हैं। ठीक है, और उसको स्पेशली हम जेनरिक दवाइयां बनाते हैं और उसको जो है डेवलपिंग कंट्रीज में, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, जेनरिक ड्रग्स कौन सी होती है, देखो एक तो मान लीजिए जॉनसन एंड जॉनसन ने या फाइजर ने कोई नई मेडिसिन बनाई। ठीक है, वो पेटेंटेड होगी। ठीक, और उसको 20 साल तक बेचने का एक्सक्लूसिव राइट किसका होगा, जॉनसन एंड जॉनसन या फाइजर का ही, उसी मैन्युफैक्चरर का, उसी रिसर्चर का। फिर 20 साल बाद जो है वो पेटेंट ओपन हो जाएगा टू ऑल, उस फॉर्मुलेशन को कोई भी बना सकता है, कोई भी अपने नाम से बेच सकता है। ठीक है, तो जब वो दवा जो है उसका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो वो दवा क्या बन जाती है, जेनरिक। ठीक है, तो इंडिया जो है मास प्रोड्यूसर है किसका, जेनरिक मेडिसिन का, जिनके पेटेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं। नाउ इट इज ओपन टू ऑल, कि वो फॉर्मुलेशन जो है कोई भी बना सकते हैं। उसमें जो है हम क्वालिटी भी प्रोवाइड करते हैं और अफोर्डेबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारी जो जेनरिक मेडिसिन है दे आर बेस्ट इन क्लास। ठीक है, उसका थेरेपेटिक इफेक्ट काफ़ी अच्छा है और उसकी जो प्राइसेस है वो काफ़ी कम है। दैट्स वाई इंडिया ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में या साउथ एशिया कंट्रीज में सेक्टर। उसके बाद जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऐसा क्यों कर पा रही है कि तो मैन पावर कॉस्ट जो है काफ़ी कम है। चाइना में जो लेबर कॉस्ट है उससे 1/5 हमारी लेबर कॉस्ट है, कि जो काम करने के लिए चाइना में 50,000 पे लेगा लेबर, वो हमारे यहाँ पे 10,000 में कर देगा। तो जो लेबर कॉस्ट कम होगी तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट कॉस्ट भी कम होगी। प्रोडक्ट कॉस्ट कम होगी तो कस्टमर किसका प्रोडक्ट खरीदेगा, इंडिया का या चाइना का, इंडिया का। उसके बाद डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ी है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का मतलब क्या है कि हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। ठीक है, हर साल बढ़ रही है, हर साल बढ़ रही है, तो हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं, महंगी भी खरीद सकते हैं। ठीक है, समझे। और उसके बाद जो है हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स बढ़ रही है। हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बढ़ रही है तो आप ट्रीटमेंट कराओगे, अपना ट्रीटमेंट कराओगे तो फिर दवाइयाँ खरीदोगे। उसके बाद जो है स्किल्ड मैन पावर है हमारे पास, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, बायोटेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, टेक्नोलॉजिस्ट, लैब टेक्नीशियन, माइक्रोबायोलॉजिस्ट एक्सेट्रा। उसका गवर्नमेंट भी पॉलिसी सपोर्ट दे रही है, एफडीआई अलाउड की हुई है कि जॉनसन जॉनसन, फाइजर एक्सेट्रा इंडिया में आए और इन्वेस्ट करें। ठीक है, अगर कोई नया प्रोजेक्ट लगा रहे हैं तो उसमें कोई अप्रूवल गवर्नमेंट की लेने की जरूरत नहीं है, सीधा आके पैसा अपना लगा सकते हैं। अगर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में पैसा लगा रहे हैं, जैसे कि रनबैक्सी के या सिप्ला के किसी प्लांट में जो है पैसा लगा रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि 74% तक तो जो है वो विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल पैसा लगा सकते हैं। अगर 74% से ज्यादा उन्होंने पैसा लगाना है तो गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है, समझे। लेकिन हमारी जो एपीआईज हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स हैं, वो मोर और लेस हम इंपोर्ट ही कर रहे हैं। मतलब जो फाइनल ड्रग है वो तो हम खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो की रॉ मटेरियल है ना, वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और वो किससे इंपोर्ट कर रहे हैं, चाइना से। तो इसीलिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट इंडस्ट्री में हम जो है काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। पहला तो यही है कि हाई डिपेंडेंसी ऑन चाइना। ठीक है, तो पहला क्या है कि की स्टार्टिंग मटेरियल्स जो मतलब देखो हमने वर्ड क्या यूज किया, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ठीक है, ये ना इंटरमीडिएट स्टेज पे होते हैं। मतलब एक रॉ मटेरियल है, जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कनक है, गेहूं है। ठीक है, वो रॉ मटेरियल है, तो उससे आपने क्या बनाया, आटा बनाया, तो वो इंटरमीडिएट हुआ। उस आटे से आपने बिस्कुट बनाए, ये ब्रेड बनाया। ठीक है, ये पूरियां बनाई। ठीक है, ये रोटी बनाई, वो क्या है,
फाइनल प्रोडक्ट। तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है? आटा है। इट इज एट इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है, वो प्योर रॉ मटेरियल नहीं है। क्लियर? समझ आ रही है इस बात को? तो जो की स्टार्टिंग मटेरियल यानी जो की रॉ मटेरियल है, यानी हमने जो एग्जांपल में कनक की, गेहूं की, वीट की बात की, वो जो है हम आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं, वो इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, उसके बाद सोलवेंट्स। सोलवेंट्स सोलवेंट्स भी हम चाइना से क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। सोलवेंट्स मतलब वही आपने वो बेसिक साइंस में पढ़ा होगा, जिसमें आप जो है किसी चीज को मिक्स करते हो, डिजोल्व करते हो। जैसे मेथनॉल हो गया, ये आईपीए, दैट इज आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, ये सब हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आईसीए लिखा हुआ आपके नोट्स में, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, उसके बाद जो है अदर केमिकल्स लाइक एसिड बेस, रिएक्शन प्रोम्प्टर, कैटलिस्ट, सर्फेक्टेंट, ये सब जो है हम क्या कर रहे हैं? इंपोर्ट कर रहे हैं। चाइना ये खुद बना रहा है। उसके बाद जो है बाकी अदर कंपोनेंट्स भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और चाइना में मान लीजिए कोई डिसरप्शन आ जाए, या चाइना जो है सप्लाई देने से मना कर दे, तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट की शॉर्ट सप्लाई हो जाएगी देश में। शॉर्ट सप्लाई होगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी। तो अवर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है आप कह सकते हो किस पे निर्भर है? चाइना पे। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस। अब जैसे काफी फर्मेंटेशन बेस्ड एपीआईज हैं, ठीक है, वो इंडिया में नहीं बना रही। उन्होंने क्या किया कि पहले इंडिया में बना रही थी वो कई एपीआईज, ठीक है, लेकिन उन्होंने फैक्ट्रीज को कहां पे शिफ्ट कर दिया? चाइना में। क्यों? क्योंकि चाइना में जब वो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बना रहे थे तो वो सस्ता पड़ रहा था काफी। इंडिया में सपोज वो 100 रुपीज का पड़ रहा था, तो चाइना में 10 रुपीज का पड़ रहा था। इंपोर्ट कॉस्ट मान लीजिए, इंपोर्ट कॉस्ट मिला के आप 20 भी हो जाएगी, तब भी इंडिया से सस्ता पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए काफी सारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स नहीं, इंडिया के मैन्युफैक्चरर्स ने जो है चाइना में फैक्ट्रीज लगा दी। या ज्यादातर इंडियन मैन्युफैक्चरर्स पता क्या करते हैं? वो टाई अप कर लेते हैं कि अपनी फैक्ट्री बंद कर देंगे। ठीक है, एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर से टाई अप कर लेंगे कि हाँ तू मुझे जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बेचता रही हो, ये 10 रुपए या 15 रुपए की प्राइस पे बेचता रही हो, इतनी जो है क्वांटिटी तुझे हर महीने भेजनी है, मान लीजिए 10,000 किलो या 20,000 किलो सेक्टर जो भी है, उसको भेजता रही हो, और इसको जो है मैं इस्तेमाल करता रहूंगा टू प्रोड्यूस दी फाइनल ड्रग। तो इस तरीके से टाई अप कर लेते हैं ये। तो दैट्स व्हाई आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स चाइना। उसके बाद जो है जो ये एपीआईज बनाने की टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे पास नहीं है, वो भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। कि जो मशीनरी चाहिए टू प्रोड्यूस और टू प्रोसेस द की स्टार्टिंग मटेरियल्स और अदर काइंड ऑफ इनपुट्स लाइक सॉल्वेंट्स और रिएक्टर्स और कैटलिस्ट एक्सेट्रा टू मेक अ फाइनल एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, वो मशीनरी हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है कॉस्ट भी हमारे यहाँ ज्यादा है, क्योंकि जो चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स क्या है? जैसे क्या होता है कि एक एरिया को ना डिमार्केट कर देते हैं, ठीक है, उसमें इंडस्ट्री आप सेटअप करो, गवर्नमेंट जो आपको सब्सिडाइज रेट पे लैंड देगी, टैक्स इंसेंटिव देगी, इजी क्रेडिट देगी, आपके लेबर लॉज भी आप पे जो है रिलैक्स मैनर में जो है अप्लाई होंगे, ठीक है, और अदर भी रेगुलेशन जो है सिंप्लीफाइड होंगी। तो यहाँ पर जो है बेसिकली आपको पूरी छूट दी जाती है कि आप जो है सिर्फ जितनी बिजनेस पे ध्यान दो, जितना प्रोडक्शन कर सकते हो करो। ठीक है, तो जो चाइना में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं वो इंडिया से जो है काफी ज्यादा बिगर है, लार्जर इन साइज है, इसलिए जो है वो मास प्रोडक्शन करते हैं। मास प्रोडक्शन करते हैं तो उससे जो है पर यूनिट कॉस्ट क्या आती है? कम आती है। ठीक है, एक इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, इसमें क्या होता है कि आप जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे, जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है, उसकी पर यूनिट कॉस्ट जो है कम होती जाएगी। कि ये मान लीजिए प्रोडक्शन है और ये पर यूनिट कॉस्ट है, तो पहले ज्यादा थी कम प्रोडक्शन पे, अब ये देखो कम होती जा रही है। समझे? और एक पॉइंट ऐसा आता है कि पर यूनिट कॉस्ट जो है वर्चुअली नील तक पहुंच जाती है बस। समझे? ऐसा क्यों?
मार्जिनल कॉस्ट भी कम होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट आपकी जो है वो फिक्स ही रहती है, और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट जो है आपकी अल्ट्रा लोवेस्ट लेवल पे चली जाती है। समझे? अब जैसे मान लीजिए बिल्डिंग हमने ली, ठीक है, इसकी फिक्स कॉस्ट है ना कि हर महीने मान लीजिए इसका लीज देनी है, सपोज हम एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि 10,000 रुपीज लीज देनी है ना? वैसे आपको मुझे 10,000 में तो कमरा नहीं आता यहाँ पे इस बिल्डिंग की लीज कैसे आ जाएगी, लेकिन हम फिर भी मान लेते हैं। ठीक है, एक यूटोपियन व्यू ले लेते हैं। ठीक है, 10,000 पे मान लीजिए इसकी लीज है। अब एक बच्चा मान लीजिए यहाँ पे पढ़ रहा है, तो पर स्टूडेंट कॉस्ट कितनी हुई? 10,000। दो बच्चे पढ़ रहे हैं तो 5,000। अगर 50 बच्चे पढ़ रहे हैं तो लगभग 200 रुपये, है ना? और अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हो तो 100 रुपये, और 500 बच्चे पढ़ रहे हो तो लगभग 20 रुपये, इजंट इट? और अगर 1,000 बच्चे पढ़ रहे हो तो 10 रुपये, और 10,000 बच्चे पढ़ रहे हो तो 1 रुपया। हुआ ना 1 रुपया पर स्टूडेंट कॉस्ट, जस्ट 1 रुपी। मैंने कहा था ना कि वर्चुअली जो है कॉस्ट कहां से चली जाती है? नील। और ये कब पॉसिबल हो पाएगा? जब आप मास प्रोडक्शन करोगे, मतलब मास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है पढ़ रहे होंगे, तब पॉसिबल हो पाएगा। समझे? तभी जो देखो आप कॉस्ट जो है बिल्कुल अल्ट्रा लो तक चली गई थी। समझे? क्लियर है? तो वहां पे जो उनकी मान लीजिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, वो इतने लार्ज साइज हैं, इतनी मास प्रोडक्शन करती हैं कि उनकी जो कॉस्ट आ रही है वो अल्ट्रा लो आ रही है, अल्ट्रा लो। ठीक है, लोवेस्ट पॉसिबल जो है वो आ रही है। वहां पे लैंड की कॉस्ट बहुत कम है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमसे ज्यादा कई गुना बेहतर है। वहां पे सैनिटेशन फैसिलिटीज हैं, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज है, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज है, एक्सेट्रा। उसके बाद फाइनेंशियल सपोर्ट इंडिया में कम है। बैंक जो है काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं। इंडिया में 10 से 15% के बीच में ब्याज पड़ता है, वही चाइना में जो है 4-6% पे जो है ब्याज पे मिल जाता है पैसा। फिर इंडियन गवर्नमेंट की सब्सिडीज जो है वो काफी कम है एज कंपेयर टू चाइनीज गवर्नमेंट। समझे? सो दैट्स आल्सो द रीजन फॉर इंपोर्टिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम चाइना। उसके बाद हमारे प्रॉफिट मार्जिन भी कम है। क्यों? क्या है कि जो फाइनल ड्रग है, जो फाइनल फॉर्मुलेशन है, फिनिश फॉर्मुलेशन है, उसकी जो प्राइस है वो काफी हाई होती है एज कंपेयर टू एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। समझे? अब यही एग्जांपल लेते हैं ना गेहूं का, है ना? तो आप गेहूं को खरीदने जाओ तो कितने रुपए मिलेगा? 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो, है ना? आटे को खरीदने जाओ कितने में मिलेगा? 25-30, है ना? और उसी से बने हुए भटूरों को खरीदने जाओ तो 25 का एक, है ना? तो फाइनल प्रोडक्ट में पैसे ज्यादा हुए या इंटरमीडिएट में या रॉ मटेरियल में? फाइनल में। तो इंडियन मैन्युफैक्चरर किस पे फोकस कर रहे हैं? फाइनल पे। क्यों? क्योंकि उनको इसमें प्रॉफिट्स ज्यादा मिलते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रोड्यूसिंग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है, तो यही सब है, यही सब पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन है वहां पे, कि वहां पे उनके रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में कोई नया फॉर्मुलेशन बनता है, वो इंडस्ट्री को दे देते हैं, फिर इंडस्ट्री उसको मास लेवल पे प्रोड्यूस करती है। उसके बदले ऑब्वियसली इंडस्ट्री जो है कुछ रॉयल्टी वगैरह देती है टू द एकेडमिया, ठीक है, या प्रॉफिट्स में शेयर देती है। तो वो कोलैबोरेशन काफी स्ट्रॉन्ग है वहां पे, हमारे यहाँ इतना नहीं है। उसका लेबर पॉलिसी काफी फ्लेक्सिबल है, पेटेंट्स वहां पे मिल जाते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मिलती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट काफी ज्यादा है हमसे, एंड सो ऑन। दैट्स व्हाई चाइना इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स इन द वर्ल्ड। उसके बाद इंडिया के क्या स्टेप्स उठाए जिसकी वजह से जो है हमारे मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं कि 29 एपीआई जो है अब इंडिया में प्रोड्यूस होनी स्टार्ट हो गई है। तो हमने काफी सारे स्टेप्स लिए। एक तो ड्राफ्ट फार्मास्यूटिकल पॉलिसी थी 2017 की, वो यही कहती थी कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को नर्चर किया जाए, गाइड किया जाए, ठीक है, ताकि सारी एसेंशियल मेडिसिन जो है अफोर्डेबल हो कॉमन पीपल में, और हम सेल्फ रिलायंट हो, मतलब कि जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स है या फाइनल फॉर्मुलेशंस है वो हम इंडिया में ही प्रोड्यूस करें। ठीक है, उसमें जो है एक डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री अम्ब्रेला स्कीम चलाई गई। उसमें जो है एफिशिएंसी, कम्पिटिटिवनेस जो है हम डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बढ़ाना चाहते हैं। कम्पिटिटिवनेस क्या होती है कि आप जो है क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ एट लोवेस्ट कॉस्ट पॉसिबल। ठीक है, अगर लोवेस्ट कॉस्ट पॉसिबल में बना रहे हो तो आप
लोवेस्ट प्राइस रखोगे, लोवेस्ट प्राइस रखोगे तो फिर कस्टमर आपका ही प्रोडक्ट खरीदेगा। ठीक है। और उसके बाद जो है ये इस स्कीम में क्या स्टेप्स लिए गए कि इसमें जो है बेसिकली सब्सिडी दी जाएगी 3 साल तक। वो किसको दी जाएगी कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाने के लिए। कॉमन फैसिलिटी सेंटर कैसे कि मान लीजिए कॉमन लैब हो जहां पे टेस्टिंग हो जाएगी उनके फॉर्मुलेशन की। एक कॉमन मान लीजिए वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा दो कि वहां पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं, उन सभी का वेस्ट जो है एक कॉमन प्लांट ही ट्रीट कर देगा। एक तो आपको खुद का लगाना पड़ेगा, एक है कि कॉमन लग जाएगा। कॉमन में खर्चा कम आएगा या जब अपना सेपरेट एक्सक्लूसिव लगाओगे तब तब उसमें खर्चा कम आएगा? कॉमन में खर्चा कम आएगा। ठीक है। तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स बनाने के लिए आपको सब्सिडीज मिलेंगी। ठीक है। मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को भी हम सेम असिस्टेंस दे रहे हैं। क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए वो मिलेगी सब्सिडी। क्लस्टर मतलब कि एक जगह पे जो है काफी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को लोकेट कर दो। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ी सिनर्जीज जो है डेवलप होंगी बिटवीन दी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। ठीक है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देंगे उनको, और जो ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स हैं वो बना सकते हैं उनके लिए, एंड सो ऑन। ठीक है। और उसके क्योंकि फिर वहां पे काफी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होगी तो लेबर भी मौजूद रहेगी, उसको पता है कि यहाँ पे काम मिल जाएगा। जैसे आप यही देख सकते हो कि राजेंद्र नगर भी क्या है, क्लस्टर ऑफ कोचिंग इंस्टीट्यूट है ना। तो यहाँ पे आपको जो है डिफरेंट कोर्सेज मिल जाते हैं जो भी आपको चाहिए, है ना। तो लेबर भी यहाँ पे जो है मौजूद रहती है। ठीक है। और तो उस चीज के जो है बेनिफिट्स मिलने आपको स्टार्ट हो जाते हैं। सब्सिडरीज, हाँ सब्सिडरी इंडस्ट्री जो है फॉर्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद जो है फार्मास्यूटिकल प्रमोशन एंड डेवलपमेंट स्कीम है और फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम है। इसमें बेसिकली आप लेटेस्ट मशीनरी जो है इंस्टॉल कर सको टू प्रोड्यूस द एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और वेरियस मेडिसिन, उसके लिए सब्सिडी दी जा रही है। उसके बाद स्कीम और प्रमोशन ऑफ बल्क ड्रग पार्क की, ऐसे ड्रग पार्क बनाए जिसमें हम ह्यूज क्वांटिटी में जो है ड्रग्स को प्रोड्यूस करें। ठीक है। तो उसमें जो है 3 मेगा बल्क ड्रग पार्क जो है बनाए जाएंगे इन पार्टनरशिप विद स्टेट्स, और इसमें गवर्नमेंट जो है 3,000 करोड़ की सब्सिडी देगी ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। ठीक है। और एक बल्क ड्रग पार्क को 1,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी, यानी 3 बनेंगे तो तीनों को 1,000 करोड़ रुपए मिल जाएगी। ठीक है। उसमें वही कॉमन फैसिलिटीज लाइक सोलवेंट रिकवरी प्लांट, डिस्टिलेशन प्लांट, पावर एंड स्टीम यूनिट्स, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, टेस्टिंग सेंटर्स एक्सेट्रा बनाए जाएंगे। क्लियर। उसके बाद जो है प्रोडक्शन लिंक स्कीम थी। इसमें वही सब्सिडी दी गई थी कि जितनी आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे, जितनी आप सेल करोगे, उतनी ज्यादा आपको सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलती रहेगी। ठीक है। इससे भी जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट हुई और इसमें गवर्नमेंट ने 46,000 करोड़ की सब्सिडी बांटी, 46,000। और इसमें जो है इंक्रीमेंटल सेल पे जो है सब्सिडी मिलती है। इंक्रीमेंटल मतलब एडिशनल। ठीक है। जो भी आपने मतलब एक नया प्रोडक्ट भेजा उस पर आपको सब्सिडी मिलेगी। एक तो मान लीजिए आप मोबाइल बना रहे हो, ठीक है, आपने 1 लाख मोबाइल बना लिए, आपने गवर्नमेंट को कहा कि मुझे सब्सिडी दो उस पर। अब उसमें से 1 लाख मोबाइल में से आपका एक नहीं बिका बाजार में, ठीक है, आपने तो गवर्नमेंट की सब्सिडी खा ली, लेकिन एक भी नहीं बिका, कोई देश को फायदा भी नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट कह रही है कि उसको बेचो, ठीक है, जो सेल होगी उस पर सब्सिडी दे दी जाएगी। कि सपोज आप 11,000 रुपये का मोबाइल बेच रहे हो तो गवर्नमेंट सपोज 1,000 रुपीज की सब्सिडी दे दे पर मोबाइल हेडसेट, तो कंज्यूमर को फाइनल प्राइस क्या पड़ेगी? 10,000। और आपने जितने बेचे उतनी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। 30,000 मोबाइल सेट बेचे तो 1,000 रुपये के हिसाब से आपको लगभग 30 लाख सब्सिडी मिल जाएगी। तो इंक्रीमेंटल सेल पे जो है यहाँ पे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी। ठीक है। उसके बाद चैंपियन सेक्टर, गवर्नमेंट ने ना 12 सेक्टर ऐसे आइडेंटिफाई किए थे जो जिसको बोल रही थी वो चैंपियन सेक्टर होंगे। लाइक उसमें थे कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टूरिज्म, लॉजिस्टिक सेक्टर, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और उसमें फार्मास्यूटिकल भी जो है चैंपियन सेक्टर था। चैंपियन सेक्टर डिक्लेयर करके ना गवर्नमेंट का फोकस था कि इनका एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। ठीक है, इनका एक्सपोर्ट बढ़ाया जाए। उसके लिए जो है इन चैंपियन सेक्टर के लिए जो है हमारे जो एम्बेसडर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में, वो नेगोशिएट करेंगे विद द रिस्पेक्टिव कंट्रीज कि वो अपनी मार्केट्स को ओपन कर दे कि वहां पे हमारे फार्मास्यूटिकल्स का एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है। और ट्रेड फेयर्स, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर्स लगते हैं, वहां पे हमारे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पार्टिसिपेट कर सके। ठीक है। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट चाहती है कि हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का एक्सपोर्ट बढ़े। दैट्स वाई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड एज चैंपियन सेक्टर। समझ आई?
तो इसमें लेदर, जेम, ज्वेलरी, रिन्यूएबल एनर्जी, टेक्सटाइल, ये सब आते थे। उसके बाद हाई लेवल कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स बनाई गई थी। ठीक है, इसमें यही था कि जो अप्रूवल्स हैं वो फास्ट हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हमारे देश में लग सके। क्लियर? तो इन जितनी भी हमने गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़ी ना, इस पे क्वेश्चन बन सकता है इन योर प्रीलिम्स। ठीक है, और 4-5 जो है गवर्नमेंट स्कीम्स के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि कई बार मेंस में इस तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं कि व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स व्हिच आर बीइंग अंडरटेकन टू प्रमोट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री। ठीक है, क्योंकि मेंस के क्वेश्चन के कई पार्ट्स होते हैं। जैसे पहले पूछेंगे व्हाट आर एपीआईज, ठीक है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिपेंडेंस ऑन एपीआईज, ठीक है, व्हाट आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स टू मेक श्योर दैट इंडिया बिकम सेल्फ रिलायंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एपीआईज। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहां पे आपको 4-5 स्कीम के नाम याद होने चाहिए। एक एक लाइन में आपको बस डिस्क्राइब करना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ऐसी सब्सिडी दे रही है टू प्रमोट कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और टू प्रमोट टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, और टू प्रमोट बल्क ड्रग पार्क्स एक्सेट्रा। बस इस तरीके से लिखकर आगे बढ़ जाना है। प्रीलिम्स में जो है इन गवर्नमेंट स्कीम्स पे एक क्वेश्चन बन सकता है कि इन गवर्नमेंट स्कीम्स के कंपोनेंट्स क्या है या प्रोविजंस क्या है। उसके बाद जो है हमें और क्या करना चाहिए, स्केल बढ़ाए मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, कि जितनी बल्क में हम प्रोड्यूस करेंगे उतनी ज़्यादा पर यूनिट कॉस्ट कम आएगी। ठीक है, उसके बाद मेगा ड्रग मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स बनाए, जैसे लाइक एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, स्टीम बॉयलर्स, पावर बैकअप एक्सेट्रा, ये सब दें। नए प्रोडक्ट्स में जो है हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते रहें, और गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में जो है कोऑर्डिनेशन रहे, और प्राइवेट इंडस्ट्री जो है हमारी वो इंटरनेशनल या ग्लोबल मैन्युफैक्चरर से भी टाई अप करे, कि फाइजर की या जॉनसन एंड जॉनसन की जो मेडिसिन है वो इंडिया में बननी स्टार्ट हो जाए, है ना। वो कॉन्ट्रैक्ट दे दें हमें कि उनके लिए, उनके बिहाफ पे हम बना दें, और वो अपना मार्का लगा के अपनी ब्रांडिंग करके बेचते रहे। ठीक है, तो इससे ये टाई अप हम कर सकते हैं। पॉलिसी इंटरवेंशन कर सकते हैं कि अनइंटरप्टेड सप्लाई जोन, हम स्टॉक पाइल, नेशनल स्टॉक पाइल रखें, मतलब जो क्रिटिकल एपीआईज है उसका स्टॉक रखें। कल को जैसे कोरोना जैसा टाइम आ जाए तो हमारे पास एपीआई मौजूद हो, जिससे हम मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकें, नेसेसरी मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, नेशनल अथॉरिटी हम क्रिएट कर सकते हैं जो रिसर्च प्रमोट करेगी। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम इन्वेस्टमेंट करें। एकेडमिया इंडस्ट्री कोलैबोरेशन को प्रमोट करें। ठीक है, और नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलप करें, मतलब नई यूनिवर्सिटीज विच आर डेडिकेटेड टू एपीआई, जहाँ पे एपीआई से रिलेटेड कोर्सेज होंगे। ठीक है, एपीआई से रिलेटेड रिसर्चेज होंगे एक्सेट्रा। उसके बाद ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो है हम प्रमोट करें। कस्टम ड्यूटीज को इस तरीके से जो है डिजाइन करें कि एपीआई को इंपोर्ट करना महंगा हो जाए और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सस्ती हो जाए, है ना। उसके बाद जो है लैंड एक्विजिशन के इश्यूज को रिजोल्व करें, इज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट करें। तो जनरल से पॉइंट है, सिंगल विंडो क्लियरेंसेज दें। सिंगल विंडो क्लियरेंसेज क्या होती है कि जैसे होता है ना कि आपको कोई मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ओपन करनी है, ठीक है, उसके लिए आपको बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ेंगी। ठीक है, हाँ, रेड टेपिज्म होता है उससे। तो आपको ना विद इन जो ब्यूरोक्रेसी क्या करेगी, आपको ऑफिस टू ऑफिस घुमाती रहेगी कि शर्मा जी के साइन लगाओ, वर्मा जी के साइन लेके आओ, इस डिपार्टमेंट में जाओ, उस डिपार्टमेंट में जाओ, और सेक्टर ऐसे ही घुमाती रहेगी। ठीक है, तो सिंगल विंडो क्लियरेंसीज कहते हैं कि एक ही आपको खिड़की पे जाना है, वहां पे अपनी एप्लीकेशन देनी है, और जितनी भी क्लियरेंसीज है अपने आप आपको उसी खिड़की में मिल जाएगी। मतलब यू हैव टू अप्रोच जस्ट अ सिंगल मिनिस्ट्री, वहीं पर आपको सारी क्लियरेंसीज मिल जाएंगी। ज्यादातर ये वेबसाइट्स के थ्रू किया जाता है कि एक ही पोर्टल है, वहां पे अपनी एप्लीकेशन डाल दो, जो भी इन्वायरमेंटल, सिक्योरिटी, नो या कोई भी क्लियरेंसीज है वो सारी आपको वहीं पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है अल्टरनेटिव लोकेशंस को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है कि वियतनाम सेक्टर से हम एपीआईज को जो है इंपोर्ट करें, ना कि सिर्फ चाइना से। क्लियर? तो कंक्लूजन ये है कि एपीआई लीडिंग मैन्युफैक्चरर हम बन सकते हैं। ठीक है, प्रोवाइडेड कि हम कंसिस्टेंटली जो है ये एफर्ट्स लेते रहे, और इसमें सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल को हमने कोरोना पेंडेमिक में देख ही लिया कि हाउ क्रिटिकल एपीआईज आर, स्पेशली ड्यूरिंग द क्राइसिस। कि अगर मान लीजिए एपीआई की सप्लाई रुक जाए फ्रॉम द चाइना, ठीक है, तो हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री तो स्टैंड स्टिल हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी, इजंट इट। अब बना ही नहीं पाएंगे कोई ड्रग। और वैसे भी यूएस चाइना में वो ट्रेड वॉर चल रहा है, कल को यूएस चाइना आपस में भिड़ जाए, सैंक्शंस लग जाए, यूएसए हमें मना कर दे टू इंपोर्ट एनीथिंग फ्रॉम चाइना, तो हमारा सारा हेल्थ सिस्टम जो है कोलैप्स हो सकता है। तो इसलिए जरूरी है कि हम एपीआई को देश में ही प्रोड्यूस करें। इसलिए जो है सरकार इसमें कंसिस्टेंटली एफर्ट्स लेती रहे। ठीक है।